बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम करेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, और आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी खबर। आई होप आपने वो खबर सुन ली होगी जैसे ही आप सुबह उठे होंगे और पहली नज़र आपकी मोबाइल फ़ोन पर, आपके सोशल मीडिया पर या टीवी पर पड़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि सैनिटी फाइनली प्रिवेल्ड। सीज़ फायर हो चुका है 15 दिन का, और ये हुआ है पाकिस्तान की कोशिशों से। पाकिस्तान ने एक पूरी तहजीब को बचा लिया है, वो तहजीब जिसकी तारीख जो है 6000 साल पुरानी है, जिसके बारे में अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि उस पूरी तहजीब को हम मिटा देंगे। पाकिस्तान की कोशिशों से सीज़ फायर हो गया है। एटलीस्ट 15 डेज तक इंशाल्लाह कोई अटैक्स जो है ना वो नहीं होंगे दोनों अतराफ से। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुजम्मिल अली खान। और जिस तरह से हम लोग एक अदद पैनिक में चले गए थे एज अ ग्लोबल कम्युनिटी के, एक ऐसे इंसान ने कि जिसका कोई पता नहीं आता किस वक्त वो क्या कर जाए, उसने धमकी दे दी है कि एक पूरी सिविलाइजेशन को मिटा लिया जाएगा। सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का और बाकी की तमाम क़यादत के जिन्होंने इस चीज़ के अंदर स्टेप इन किया और दोनों मुल्कों को लेके आए और इस सदी की सबसे बड़ी जंग को रोकने में कामयाब हुए। अब अगर हमारे फील्ड मार्शल की बात की जाए तो सबसे पहले आप वॉर को जब तक जानते नहीं हैं तब तक आप समझ नहीं सकते कि वॉर को रोकना किस तरह से है। और इतनी गर्म जबरदस्त वॉर जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हमारे बाकी पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनकी लीडरशिप की वजह से और लास्ट डिच एफर्ट्स जिस तरह से कहा जाता है, उन लास्ट डिच एफर्ट्स तक जाने की वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि धमकी दे दी हुई थी एंड हिज फिंगर वाज ऑन द ट्रिगर एंड ही वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम पुलिंग इट, बट इस चीज को रोक लिया गया। एक बहुत सेंसिटिव, ये जो आपने दैट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। 1.5 घंटा पहले, 8 बजे बिल्कुल अमेरिका के टाइम के मुताबिक 8 बजे की, शाम 8 बजे की डेडलाइन दी गई थी और 6:30 बजे के करीब इस जंग बंदी का ऐलान किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। और ट्रंप ने फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत के बाद किया है। और ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी की मंजूरी भी दे दी है। अमेरिका के साथ 10 निकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल अब जुम्मे को इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया और इसके साथ साथ मुज़ाकरात के लिए वफूद को जुम्मे को इस्लामाबाद आने की दावत भी दे दी है। और ये कहा है कि दोनों फरीक़ैन ने गैर मामूली दानाई का मुज़ाहिरा किया है, समझदारी का मुज़ाहिरा किया, जो कि वक्त की ज़रूरत थी। अब तमाम तनाज़ात का हल जो है ना वो मुज़ाकरात से ही हल होगा। और अब इसे कहा गया है इस्लामाबाद टॉक्स, या इससे पहले इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम भी दिया जा रहा था। अब पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हुई हैं और पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मज़ीद अच्छी खबरें जो हैं वो भी सुनने को मिलेंगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ईरान की तरफ से ख़ास तौर पर जो सामने आए हैं कि ऐसी कौन सी शराइत होंगी जिनको मुकम्मल कर लिया जाएगा तो फिर ये उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अमेरिका की तरफ से या ट्रंप की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स सामने आए। सारी सिचुएशन के ऊपर ज़रा तज्जिया एनालिसिस लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सरदार मसूद खान साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका के भी एंड एट द सेम टाइम चाइना के भी, और उनकी दीगर खिदमात भी हैं अगर हम डिप्लोमेसी के शोबे के अंदर देखें तो। खान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुबारक हो, फाइनली सैनिटी प्रिवेल्ड। हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कुछ इस तरह की खबरें आएँ और पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले किया है। आपके थॉट्स मैं जानना चाहूँगी आगाज़ में। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब को, क्योंकि उन्होंने शब रोज़ कोशिशें की और वो कामयाब हुई हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। यानी जब जंग का आगाज़ हुआ तो उसके फ़ौरन बाद हमारी क़यादत ने कोशिशें शुरू कर दी और फिर जो है इनके शटल डिप्लोमेसी की, यानी मतलब मुख्तलिफ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी ममालिक हैं, उनके साथ रब्ते किए, टेलीफोन पे किए, जाके मुलाकातें की और पाकिस्तान ने ज़ाहिर किया दुनिया के सामने, मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से उसे तेहरान और वाशिंगटन में, उसके तमाम खलीजी रियासतों के कैपिटल्स में उसको एतमाद हासिल है। चीन उसके पीछे है, रूस जो है उसकी हौसला अफजाई कर रहा है इस कोशिश में, और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके कहा कि वो इस पूरी कोशिश में हाथ बटाने के लिए तैयार हैं। तो तमाम बड़ी आलमी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का मुज़ाहरा किया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही काबिल फ़ख्र लम्हा है और इसमें बजा तौर पर आपने जो है इस प्रोग्राम का आगाज़ मुबारकबाद से किया, तो ये मेरा पहला रद्द अमल है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की
सफारती तारीख़ हमेशा से रोशन रही है और इस मरतबा जो हमने कोशिश की है वो उस तमाम कोशिशों का नुक्ता अरूज है और इसलिए जो है कौम एक मरतबा फिर जो है इस बड़े मुश्किल दौर में मुबारकबाद की मुस्तहिक हुई है। मैं इससे ये भी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो माशी दबाव बढ़ रहा था वो भी कम होगा और इस तरीके से आवाम भी सुख का सांस ले सकेंगे। जी बिल्कुल सर, आपने जो माशी दबाव वाली बात की थी सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं पूरे दुनिया पे उसका जो है असरात नज़र आ रहे थे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो प्रोग्राम के स्टार्ट में मेंशन नहीं की उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अभी मैं मेंशन करता चलूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से जो कि है वो चीज़ें जो गुजरने का भी बात इस चीज़ के अंदर मेंशन की गई है कि प्रोटेक्टेड रूट दिया जाएगा ट्रेड को, हर तरह की ट्रेड को वहाँ से गुजरने के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से मेंशन किया गया है कि टेक्निकल जो एक पॉइंट्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा इस ट्रेड के गुजरने में। तो इस स्टेप को आप किस तरह से देखते हैं कि वर्ल्ड के बिजनेस के लिए और स्पेसिफिकली इस सीज फायर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो रिलैक्सेशन पैदा की गई है कितनी ज़रूरी थी? देखिए, जहन में ये रखिए कि ये जो ट्रूस हुआ है ये 2 हफ्ते के लिए हुआ है, मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हुई और इस दौरान जो है बहुत ही हसास मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद सारे के सारे मामला तय पाएंगे, बिलखुसूस आबना हरमुज़ से मुताल्लिक़, क्योंकि इस जंग ने आबना हरमुज़ के ऊपर बहुत से मामलात को तब्दील कर दिया है। पहले ये था कि ये आबना हरमुज़ खुली हुई थी और किसी मुल्क का उसके ऊपर इजारा नहीं था, लेकिन इस मरतबा ईरान ने यह कहा है कि वो इसके ऊपर अपनी खुद मुख्तारी को असर्ट करेगा, यानी सॉवरेंटी को जो है सॉवरेन टेरिटरी है ये उसकी। और इस सिलसिले में पिछले 48 घंटे में या उससे भी 3-4 दिनों से ओमान और ईरान की वजारत ख़ारजा जो हैं उनके दरमियान भी जो है ये गुफ्तगू जारी रही है कि किस तरीके से, क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये किस तरीके से वो तकनीकी अमूर के बारे में तय करेंगे कि किस तरह से कोई टोल बूथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि ये लॉ ऑफ द सी के मुताबिक, क्योंकि देयर इज़ कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके मुताबिक किस तरीके से जो है इन मामलात को सुधारा जाएगा या उनके लिए कोई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। उसके ऊपर बात भी की जाएगी और कोई वे आउट निकाला जाएगा कि किस तरह से आगे मामलात चलेंगे। खान साहब, मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी इस तरफ करवाना चाहूँगी। मैं ये जा रही हूँ कि जो ईरान की तरफ से भी एप्रीहेंशंस शो की गई हैं या इस जो 10 उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उसका हिस्सा बनाई गई हैं कि भाई किस तरह से इंश्योर किया जाएगा इस चीज़ को कि दोबारा से अटैक ना हो, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान अटैक कर दिया गया जब टॉक्स फाइनल अपने स्टेज पर पहुँच चुके थे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ईरान ने कहा कि बड़ी ताकतें जो है ना वो गारंटर बने। अब इन बड़ी ताकतें कौन सी हो सकती हैं? क्या चाइना हो सकता है, क्या रशिया हो सकता है? क्योंकि चाइना हम जानते हैं उनकी पॉलिसी या उनकी डिप्लोमेसी का तरीकाकार क्या है, वो खामोश रहकर सिर्फ बैकडोर बात करने को ही तरजीह देते हैं, एकदम से खुलकर सामने नहीं आते। ऐसा कुछ हमें इन टॉक्स के दौरान नज़र आ सकता है? सबसे पहले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 2 हफ्ते के ट्रूस के दौरान जो है ईरान के ऊपर दोबारा अमेरिका और इसराइल हमला ना करें, क्योंकि माजी में तजुर्बा ये रहा है जब भी उनके मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं। तो इस वजह से जो है एक तो ये ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद है और दूसरा ये है कि लेकिन जो पहले मुज़ाकरात थे उसमें वो अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त हो रहे थे। एक तरीके से उसमें मीडिएटर मौजूद था, वसन ओमान मौजूद था और उसके बाद जो है वो इस तरीके से बिलवास्ता मुज़ाकरात करते रहे। इस मरतबा कोशिश ये हो रही है कि वो आमने सामने बैठ जाएं और रूबरू होकर जो है ये मुज़ाकरात करें। उस तरीके से जो है ज़रा मेरा ख्याल है कि उन दोनों को एतमाद होगा और अगर वो जो है वहाँ से पीछे हटेंगे तो ओनस उनके ऊपर होगा जो सहूलतकार के ऊपर नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये है। ठीक। दूसरा ये है कि जो मुतालिबात हैं, आपने कहा कि क्या ज़मानत होगी, गारंटोर्स कौन होंगे, तो मैं आपको गारंटोर्स की फहरिस्त बता देता हूँ। उसमें से 2 ममालिक का आपने पहले से जिक्र कर दिया। इसमें सवाल ये है कि क्या यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन काउंसिल भी इसमें शामिल होगी या नहीं, लेकिन यूरोप के 3 अहम ममालिक हैं उनको इसमें शामिल ज़रूर होना चाहिए, बिलखुसूस जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी, क्योंकि जो 2015 का जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था उसमें वो शामिल थे, उन्होंने दस्तखत किए हुए थे। और सबसे बड़ा गारंटोर जो इस वक्त चाहिए वो यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके बाद ये है कि गारंटी इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल करना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान की तरजीहात में ये बात शामिल होगी और चीन की तरजीहात में भी ये बात शामिल होगी। अब जो है जो गारंटीज़ की बात की है वो उसके जिस तरीके से मैंने आपका सवाल समझा है तो उसके दो मरहले हैं। एक मरहला ये कि इस दौरान जो ये 2 हफ्ते के दौरान कोई गारंटी दी तो वो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ इस वक्त जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान इम्कान बढ़ रहा है कि बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मुआहिदा हो जाए किसी किस्म का तो उसमें गारंटर्स शामिल हो सकते हैं। इसमें दोनों ममालिक की रज़ा शामिल होगी, यानी सिर्फ ईरान के कहने से ये मसला हल नहीं हो सकेगा। अमेरिका को भी। अच्छा सर, एक बड़ा सेलिब्रेटरी सा एनवायरनमेंट रहा जब ये न्यूज़ ब्रेक की गई मीडिया पे कि एक सीज़ फायर जो है वो ले आया गया है अमल के अंदर, और हम लोग ये देख रहे हैं कि एक नेतन्याहू की प्लेबुक है और फिर बाकी एक असूल हैं जिन पे दुनिया चलती है। इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि वो जो नेतन्याहू वाली प्लेबुक है वो इन एक्शन ना आ जाए? और क्या इसराइल भी एक फरीक हो सकता है इन मुज़ाकरात में? जो इसराइल बराह रास्त नहीं होगा, बिलवास्ता होगा, और वो ये है कि वो अमेरिका उसकी ज़मानत देगा कि वो हमले नहीं करेगा। अभी जो खबरें आई हैं वाशिंगटन से, उसने कहा कि अमेरिका ने इसराइल को मना कर दिया है कि हमले न किए जाएं। अब जो है अगले 24 घंटे में 48 घंटे में देखा जाएगा कि इसराइल ये हमले बंद करता है या नहीं बंद करता। मैं उसमें एक और वजह बताता हूँ कि अमेरिका का और इसराइल का एजेंडा मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में इसराइल जो है उसके लिए सुनहरी मौका था, तारीख़ी लम्हा था कि वो इस तरीके से ईरान को नेस्त नाबूद कर दे। तो वो इस वक्त नाखुश होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नाखुश होगा, और जो ही अगर ये मुज़ाकरात किसी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है कि इसराइल ख़ुद से एक हमला ना कर दे, कोई बहुत ही ख़तरनाक हमला ना कर दे। तो इस वजह से ये सारे का सारा ये बात जो है अमेरिका को संभालनी होगी, क्योंकि अमेरिका ने ये देखा और सारी दुनिया ने देखा, इसराइल को परवाह नहीं इस सिलसिले में कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया की मईशत हिल गई थी। और उसकी वजह से यानी ये कि ये जंग ऐसे नहीं थे कि दो ममालिक के दरमियान, जैसे मतलब इराक़ के साथ अमेरिका की जंग हुई थी या जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशंस थे, तो उसमें वो इन ममालिक तक महदूद थी। ठीक है, उनके थोड़े बहुत असरात ख़त्ते में थे। ये ऐसी जंग थी, इसने पूरे के पूरे ख़त्ते को, यानी खलीजी रियासतों को, मशरक़ वस्ता को और पूरे के पूरे एशिया को लपेट में ले लिया था। यानी जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, सब इसकी लपेट में आ गए थे। ऑलराइट, एक ये ऐसा फॉल आउट था कि जिसने कैटास्ट्रोफी को इतना फैला देना था कि ना सिर्फ ये खिता बल्कि पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती, बिजनेस और दूसरे तरीकों में भी, अगर ये गलत तरफ चला जाता। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम पे आए और आपने एक अदर डिटेल्ड इंसाइट दी हमें इस बारे में। इंशाल्लाह आपको दोबारा हम टच करते रहेंगे और ज़रूर आपसे राय लेते रहेंगे और आपकी इंसाइट भी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड अ बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग टू यू। आई होप आपका दिन अगला अच्छा गुजरे। अच्छा आयशा, अगर आप देखें तो कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ये लिया कि इस चीज के अंदर पढ़ के इसको 2 हफ्ते के लिए सही। ऐसी सिचुएशन जिसमें चारों तरफ से आपको वॉर मॉन्गर्स नजर आ रहे हों, चारों तरफ आपको ऐसी स्टेटमेंट्स नजर आ रही हो कि जंग बढ़ती जा रही है, तो उसमें किसी एक को स्टैंड लेना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि हम सब एक ही हैं, इंसान हैं, एक ही प्लेनेट है, यहीं पे हमने रहना है। तो इट्स बेटर कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे तासुरात भी रखें और फिर जंग की तरफ मजीद ना जाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी साहब। जरा उनकी तरफ चलते हैं, उनकी राय जानते हैं मौजूदा सिचुएशन पर। दानियाल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं एक और जहत जो होती है इस सारे मामले की है, दैट इज पॉलिटिकल। तो आपको सारी पॉलिटिक्स एंड देन हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब है उन्होंने, फील्ड मार्शल ने जैसा रोल प्ले किया है, उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं और शेयर कीजिए हमारे साथ आगाज़ के अंदर। थैंक यू जी। ये बड़ा मुश्किल और कठिन फैसला था और बड़ा डेयरिंग स्टेप था कि आप उन 2 ममालिक की बात कर रहे थे जो दोनों आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और एक अपने दूसरे मुल्क को ख़त्म करने की बात कर रहा था और एक मुल्क जो था जो कहता है पूरे रीजन में अगर हम नहीं है तो फिर पूरा रीजन नहीं स्टेबल है। और इस इंस्टेबिलिटी से ना कि रीजन बल्कि पूरी दुनिया में इफेक्ट होना था। और जब के उस टाइम पे जब घंटे गिने जा रहे थे कि 8 घंटे रह गए हैं, 4 घंटे रह गए हैं, 3 घंटे रह गए हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के लीडर्स की, उसमें जो आपके फील्ड मार्शल साहब का रोल था, उसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर का रोल था, आपके
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल था, बड़ा उभर के सामने आया और पूरी दुनिया के सामने मैं पूरी रात वी वर ऑन इन वॉर रूम एंड वी वर ऑन टेलीविजन एंड हैंडलिंग दीज थिंग्स। तो मैं रात को भी यही कह रहा था कि ये आपको एक चीज की दलील देती है कि पाकिस्तान जो है वो सो नहीं रहा और पाकिस्तान ने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। अगर रात के 12 बजे या 12:30 बजे आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेगोशिएशन टॉक्स पे हैं और सुबह 4 बजे लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा दानियल साहब, ये होगी पेस जो मामला हल कराने की थी हमारे पास यहाँ पे, और नो डाउट कि ये इस पेस पे अगर काम ना होता तो ये बहुत गलत तरफ मामला चला जाना था। मुझे ये बताएं कि फ्राइडे को जो मरहला शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये चीज़ अभी अपने इंटेंस क्लाइमैक्स से चले थोड़ी सी दूर जरूर हट गई है लेकिन डायरेक्शन इसकी वही है। वी होप कि सैनिटी और भी प्रिवेल करे जितनी कर गई है। तो फ्राइडे से क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान किस तरह से तैयारी कर रहा है इसकी? देखिए, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द अल्टीमेट, दिस माइट बी अ टेम्पररी सीज फायर, लेकिन जो इस्लामाबाद अकॉर्ड के मुताबिक जो वज़ीर आज़म साहब ने मिलकर एग्री किया था कि इसको हतमी शक्ल देना है और इसको अल्टीमेटली सीज फायर की तरफ लेके जाना है। और उसमें स्पॉयलर्स भी होंगे, उसमें वो मुमालिक भी होंगे जो चाहते नहीं हैं कि ये पीस अकॉर्ड हो और वो मुमालिक भी होंगे जो चाहते हैं कि इस रीजन में डिस्टेबिलिटी रहे और इसी में करते रहे। ये बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा भी नुकसान हो रहा था। एक तरफ हमारे ईरान है जो कि बिरादर इस्लामी मुल्क है, दूसरी तरफ अमेरिका जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर सकता था और उसने किया है। थैंक यू सो मच। दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे सारे मामले के ऊपर। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं और उन्होंने भी, हम सब जानते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है सारे मामले के ऊपर, तो ज़रा समझते हैं उनसे कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक ऐसी वॉर जिसके अंदर हमें एक फरीक नज़र आ रहा था जो कि वीकर साइड पर था, दैट इज़ ईरान, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा और एसिमेट्रिकल वॉर जो है ना उसने लड़ी भी, और लग रहा था कि ट्रम्प फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। ये स्ट्रैटेजी ईरान की आपको लगता है कामयाब हुई है कि फाइनली वी आर बैक टू सीज फायर एंड टॉक्स? स्ट्रैटेजी तो जी पाकिस्तान की कामयाब हुई है, जिसने बड़ी रेजिलियंस के साथ, तवातुर के साथ, पेशेंस के साथ इन पार्टीज को इंगेज रखा। और आपको को पता है कि 2 दफा बीच में नेगोशिएशंस डिसरप्ट हुई थी। पहले भी वी वर वेरी क्लोज, कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है, लोग कल आ जाएंगे, यूएस से भी आ जाएंगे, लेकिन फिर वो उस और आगे नहीं बढ़ा। तो एक तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान केप्ट एट इट, और दूसरी जो डेवलपमेंट थी वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी। ईरान ने भी बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन उठाई हुई थी, जहां वो कह रहा था कि मैं जंग को खित्ते से आगे ले जाऊंगा, और ट्रम्प की ट्वीट्स तो हम सब ने पढ़ी हैं जो इररिस्पॉन्सिबल भी थी, लेकिन उनमें जो एलिमेंट ऑफ थ्रेट था उसने पूरी दुनिया में समझिए खतरे की घंटियां बजा दी थी, मार्केट्स जो थी उनका सत्यानाश कर दिया था। तो इन सम वेज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक फुटवर्क करके फेस सेविंग दी है दोनों फरीकैन को। और इस वक्त ट्रम्प जो हैं उन्होंने एक, जो मेरे ख्याल में बेहतर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो 10 पॉइंट नेगोशिएशन फ्रेमवर्क ईरान ने प्रोवाइड किया है वो वर्केबल है, यानी उस पर काम हो सकता है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि हुर्मुज़ पे ईरान बहुत स्टबन था, लेकिन हुर्मुज़ उन्होंने खोल दी है। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हुर्मुज़ उनका ट्रम्प कार्ड बना रहेगा, लेकिन उसकी वजह से फौरी तौर पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई है और ऑयल प्राइसेस 100 बैरल पर डॉलर से नीचे आ गई हैं। अभी थोड़ी सी प्रॉफिटेरिंग हो रही है, लोग इमीडिएटली पैसे कम नहीं कर रहे, लेकिन जो बेस है ऑयल प्राइसेस का वहां आपको वाजे समझिए बेहतरी नजर आई। वो तकरीबन $90 के आसपास जरूर आ गया ब्रेंट क्रूड वगैरह। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नुकात दिए गए हैं ईरान की तरफ से, इसके अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेंड करेगा, और उसमें से एक ये भी है कि इस इलाके में से जो अमेरिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो बेसेस हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि मुश्किल पॉइंट्स आ सकते हैं कि जहाँ पे ये नेगोशिएशंस जो हैं वो एक डिफ़िकल्ट टर्न फेस करेंगी?
देखिए, निगोशिएशंस का शुरू होना बहुत खुशाइंद है, लेकिन ये सस्टेनेबल हो और ब्रेक डाउन ना हो, इसका सबको खदशा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर मौजूद है जिसने माजी में 2 दफा निगोशिएशंस को और 2 दफा पीस इनिशिएटिव्स को सबोटाज किया है। और जाहिर है कि मेरा इशारा इजराइल की तरफ है। और आपने देखा कि अली जैसे लजानी साहब को जो उन्होंने शहीद किया, वो मतलब टॉक्स पे हमला था ना, वो एग्जैक्टली बिल्कुल बजा फरमा रहे। और जो अभी मुझे खदशा है वो ये कि जैसे ही ये सब कुछ अनाउंस हुआ है, लेबनान का सीजफायर इसमें इंक्लूडेड था जी, और विद इन आवर्स इजराइल ने कहा है कि लेबनान का ट्रूस या लेबनान से सीजफायर इंक्लूडेड नहीं है। याद रखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह एक्सटेंशन है ईरान की, तो ये पहला समझिए डाइल्यूशन आ गई है। और अभी भी एज आई स्पीक टू यू, इजराइल ने इकरार तो किया है कि वो सिचुएशन के साथ है और वो नहीं करेगा आगे, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो यूरेनियम की अफसुदगी भी है जिसको ईरान ने एज अ राइट मांगा है। तो आई पर्सनली थिंक कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, कॉशियसली आगे बढ़ना है, लेकिन एक बात तय हो गई कि पाकिस्तान का जो स्टैचर है और जो कद है, अब वो उन ममालिक में है जो जंग भी करके उसको स्ट्रैटेजिकली रोक सकता है। मैं जिक्र कर रही हूँ मई 2025 का, और जो नेगोशिएटिंग में भी फ्रंट लाइन स्टेट हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। कुछ मुझे जो क्या है ना, वो मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में जो क्या है ना, मुझे कुछ चीजें फनी भी लगी हैं, और उनमें से एक जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ का मीडिया और वहाँ का जर्नलिज्म और वहाँ के क्रिटिक्स जो बहुत उछल उछल के, छलांगे मार के और चीख चीख के बातें किया करते थे, इस टाइम पे वो अपने प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो आड़े हाथों ले रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग रुकवाई जो पोटेंशियली ट्रिगर बन रहा था, फ्यूज बन रहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर का। मैंने एक ट्वीट देखा है एक इंडियन शहरी का कि ट्रम्प एक्चुअली सेड दैट, क्योंकि स्टार्ट ट्रम्प ने किया है अपने ट्रूथ सोशल के स्टेटमेंट को पाकिस्तान के नाम से, फील्ड मार्शल के नाम से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नाम से, और कई मरतबा वो तारीफ तो कर ही चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भी स्पेशली अगर हम कहें एक नए दौर का आगाज हो सकता है दुनिया के अंदर अपने ताल्लुकात को नए सिरे से बिल्डअप करने का? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि इंडिया ये समझता था कि भाई हम यहाँ के चौधरी हैं, लेकिन वो चौधरी थोड़ा सा साइड पर हो गया। पाकिस्तान की जो सक्सेसेस आती है ना, पाकिस्तान की जो सक्सेस आती है या पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स आती हैं या जो उसका स्टैचर बढ़ता है, उससे डायगनली प्रोपोर्शनल इंडिया में मातम होता है। तो वो तो खैर इसमें कोई इबाम नहीं है या इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने अपने लिए डिप्लोमेटिक स्पेस एक्वायर की है, ये यहाँ रुकेगी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज होने जा रहा है, और जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनली सऊदी अरब के साथ गया था सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में, वहां से समझिए इसकी शुरुआत हुई थी। इस वक्त भी पाकिस्तान का इंतहाई प्रोएक्टिव होना और इम्पोर्टेंट स्टेट्स का जो हिस्सा है इस कॉन्फ्लिक्ट्स का, उनको पाकिस्तान को ट्रस्ट करना इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। तो बिल्कुल मैं पाकिस्तान को एक बड़ा रोल प्ले करता हुए देखती हूँ इंशाल्लाह ग्लोबल साउथ में भी, खित्ते की भी इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोटेगनिस्ट और मिडिल पावर के तौर पर, और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है वेस्ट एशिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब बनेगा, वहां पर भी आप पाकिस्तान का किरदार देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो बगैर किसी इबाम के पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी काबिल तहसीन भी है और मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। लेकिन मैं दोबारा गुजारिश करूं, स्पॉयलर्स हैं, कॉशियसली आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ये कॉन्वर्सेशंस होस्ट कर रहा है, सो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बट आज बड़ा दिन है क्योंकि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। डॉक्टर उमर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। लेट्स टेक द क्रेडिट एंड 6-0 हमें याद रखना चाहिए। 6-0 हमने दुनिया को दिखाया है लास्ट ईयर कि भाई वी आर हियर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमा वकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और मामले के ऊपर दिस इज अ विन फॉर ह्यूमैनिटी। दिस इज अ विन फॉर ह्यूमैनिटी। ये किसी एक मुल्क की या किसी एक जगह की, ये ह्यूमैनिटी की जीत है और हम इस चीज में इस वजह से खुश हो रहे हैं। उनको याद रखती है ना जो इसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं। पाकिस्तान हैज टुक द इनिशिएटिव और उसके अंदर कामयाब भी हुआ है। हमने इसके ऊपर मजीद भी बात करनी है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, तो स्टे विद अस, कहीं जाइएगा नहीं।
ओके जी, ब्रेक के बाद कुछ आमदीद आपको कहते हैं। हमसे थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ अहम स्टेटमेंट्स आई हैं, कुछ बयानात आए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो खिराज तहसीन भी पेश किया है, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है कि जंग बंदी की वजह से अब जो ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी आएगी, उसके जो भी असरात होंगे वो फौरी तौर पर पहुँचाए जाएंगे आवाम तक। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर इंशाल्लाह ये जंग बंदी होती रहती है और आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम होती हैं, तो हमारे पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी इंशाल्लाह कम हो जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि काबीना के अंदर मजीद जो भी मामलात हैं, महंगाई से मुतालिक हो, जंग से मुतालिक हो, उनको चेक किया जाएगा, उनके बारे में बातचीत की जाएगी और फिर उसके जो भी असरात होंगे, अगर वो आवाम की ज़िंदगी पर अफेक्ट करते हैं तो फौरी तौर पर उनका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा आवाम को। अच्छा मुजम्मिल, कल से लेकर अब तक जो एक तब्दीली आई है, सबसे बड़ी तो वो सीज़ फायर है, और सीज़ फायर के असरात जो अब नज़र आ रहे हैं, जो आलमी स्टॉक मार्केट्स हैं उसके अंदर काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। और अभी मैं चेक कर रही थी, जितनी बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अंदर हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, हमें प्लस पॉइंट्स के अंदर सब कुछ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और चाहे वो जापान की बात कर लें, आप नास्डैक की बात कर लें, डाउ की बात कर लें, 500 फॉर्च्यून्स की बात कर लें, सबके अंदर हमें इजाफा नज़र आ रहा है। अब इसका असर जो है वो कितना हमें नज़र आ सकता है, किस हद तक नज़र आ सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बाकी है। वी डोंट नो 15 डेज के अंदर क्या होगा, क्या नहीं हो भी जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ये जो असर हमें इस वक्त, ये जो हमें असर नज़र आ रहा है ना, सारा ये असर हमें नज़र आ रहा है जो वो कहते हैं ना कि फ्रेश ब्रेथ एक ली है, लोगों ने रिलैक्स, जो ज़रूरी था, जो ज़रूरी था। अच्छा, इसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन करके जो हमारे लोकल लोगों तक आना है, उससे पहले इस चीज़ का इफेक्ट आपको नजर आएगा खरीदारी के अंदर। अब हमारे पास डॉक्टर खाकान हमें ज्वाइन करें मेरे ख्याल से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग। हम आपसे डायरेक्ट इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि डॉक्टर खाकान, माय फेवरेट एनालिस्ट कह लें, एक्सपर्ट कह लें, मतलब मुझे बड़ा मजा आता है आपसे बात करने का। क्या सोच रहे हैं कि 15 दिनों के स्टार्ट में अभी इस गुड न्यूज़ पे थोड़ा सा ज़रा मार्केट में हमें नज़र आया है कि इंटरनेशनली भी नज़र आया है कि लोगों ने थोड़ा सांस लिया है कि अच्छा यार कुछ बेहतरी आई है। आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन के अंदर, कि ये बेहतरी कितनी देर तक कंटिन्यू रहेगी? आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है तो मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ पाकिस्तान के बारे में, जो किसी ने नहीं बताई होगी आपको। ये तो सही है कि हमने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की चाइना से भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम हंस के दुनिया में इस वक्त वाहिद मुल्क हैं। ईरान से भी बात कर सकते हैं, मिडल ईस्ट से भी कर सकते हैं, यूएस के साथ भी गप लगा सकते हैं, और चाइना के साथ तो हैं ही हैं, और यूरोप में तो एक्सपोर्ट करते ही करते हैं। बट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री व्हाट आई हैव सीन हैपन, कि जो पाकिस्तान अथॉरिटीज का ट्वीट है, उसने ना सिर्फ एक डिप्लोमेसी का काम किया, उसने ऑयल मार्केट्स को 15% गिरा दिया है। नाउ दिस इज अ न्यू फर्स्ट फॉर पाकिस्तान। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा कुछ कहा हुआ ऑयल मार्केट्स को इतना मूव कर दे, बिल्कुल, और वो भी 15%। कैन वी ब्रैग अबाउट इट डॉक्टर साहब? लेट अस ब्रैग अबाउट इट। देखें जी, ये देखिए जी, पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जितने भी देखने वाले, स्पेशली हमारे पड़ोसी, ठीक है, देख ले पाकिस्तान की कही हुई बात कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का मैं भी थोड़ी देर पहले चेक कर रही थी, कल जो $109 फी बैरल था, आज 94 और ऑलमोस्ट 95 पर पहुंचा हुआ है, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज। तो इसके असरात आपको लग रहा है, अगेन मुजम्मिल वाला सवाल, कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं, या फिर अभी भी हमें थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, या दुनिया को कॉशियस रहने की जरूरत है? तो ऑन अ मोर सॉम्बर नोट, ये अच्छी बात है कि हम एक सीज फायर की तरफ बढ़े हैं। माय डेडलाइन वाज लास्ट संडे बिकॉज आई थॉट कि जितना कुछ होना है वो हो गया और तस्फिया हो जाना चाहिए था। और उसकी वजह ये थी कि जो भी यूएस के इनिशियल आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स थे, वो भी उनकी तरह से एक तरह से पूरे हो गए थे। ईरान आई थिंक ऑल्सो हैड शोन द करेज। सो ओवरऑल और दुनिया बड़ी तकलीफ में आ गई थी। तकलीफ में क्या आ गई थी? साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप, ये सब नेट इम्पोर्टर्स थे। सो एवरीवन वाज इन डिस्ट्रेस। खुद यूएस के अंदर भी ऐसी आवाजें उठ रही थी। अब जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो ये है, नोट पॉजिटिव, कि ये जो अब 10 अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने बातचीत करनी है, इसमें ज़रूर पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, पर और भी ममालिक, चाहे चाइना इन्वॉल्व था, मिडल ईस्ट को भी, इन सब को, सो दैट हम उस तरफ मूव करें कि ये ड्यूरेबल पीस हो। ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस पीस विल मेक श्योर कि जो ऑयल का ट्रेंड हमने डाउनवर्ड देखा है वो कंटिन्यू करे, और जिसे कहते हैं ना, ट्रेड जो है वो नॉर्मलाइज हो। इसको वक्त लगेगा, ये इमीडिएटली नहीं होगा। हम $65 के तेल से शुरू हुए थे, और अभी भी उस लिहाज से देखें तो वी आर फार अहेड ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से ये प्राइसेस और मार्केट से आपने आइडिया ड्रॉ करने की तरफ इशारा किया है, अगर
हम लोग वी ऑल आर प्रेइंग राइट नाउ कि ये ड्यूरेबल पीस की तरफ चला जाए मामला, एक टेम्पररी सीज फायर से ये एक परमानेंट सीज फायर की तरफ चला जाए। हमें बिजनेस पसंद है, एक हम फॉरवर्ड लुकिंग नेशन है, लेकिन अगर कुछ होने लगता है तो कहाँ हमें देखना चाहिए, किस मार्केट की मूवमेंट को देखना चाहिए ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि मामला जो है ना वो एक अनवांटेड डायरेक्शन में जाने लगे? इंडिकेटर शो करे हमें। मिडल ईस्ट की जो दुबई की फ्लैट्स की कीमत है वो देख रही है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए भी, जनरली भी, बिकॉज वो फिजिकल कीमत है। जैसे आप तो देख रहे थे ना ब्रेंट 100 पे, तो वहां पे जो दुबई फ्लैट्स था वो $124 चल रहा था। सो मैं एक मिसाल, डीजल $230 बैरल था और पाकिस्तान ने लास्ट प्राइसिंग भी 230 पे करनी है, तो उसको देखना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि दुनिया की जो जनरल मार्केट्स हैं, जैसे डाउ जोन्स खुलता है, नाइसी खुलता है, नैस्डैक खुलते हैं, ये कैसे खुलते हैं और ये कैसे रिएक्ट करते हैं। इस वक्त जैसे मैं देख रहा हूँ, अगर हम ईस्ट एशियन मार्केट्स देखें तो जो जापान की मार्केट है वो तकरीबन 5% प्लस है, ऑस्ट्रेलिया 3% प्लस आ रहा है। तो सारी मार्केट्स जो है उन्होंने अच्छा रिएक्ट किया। एक नेगेटिव कॉरेलेशन है, ऑयल नीचे जाता है, मार्केट्स ऊपर जाते हैं। क्यों? ऑयल नीचे आता है, वर्ल्ड एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंपेटिटिवनेस पैदा होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है, दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक जिसे कहते हैं बेहतरी, प्रॉस्पेरिटी पैदा होती है। हैविंग सेड दैट, इसको नॉर्मलाइज होते हुए टाइम लगेगा। LNG का याद रखिए कि जो कतर में डिस्टर्बेंस हुई है उसको रीबिल्ड 3 साल में होना है जाके, सो दैट डिस्टर्बेंस इज आल्सो देयर। लेसन क्या सीखा? लेसन ये सीखा पाकिस्तान के लिए भी कि बफर्स, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज के हों, ऑयल रिजर्व्स के हों, फूड सिक्योरिटी के हों, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब वो तारीख बताती है ना, आई डोंट रिमेंबर ये किसने कहा था, बट तारीख बताती है कि हम तारीख से नहीं सीखते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी, वो ये कि हमें ट्रंप की तरफ से मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स आती रही, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, कि भाई एंड में आके उन्होंने कहा कि भाई खुले या ना खुले सीज फायर होना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए हमें इस वॉर से। वी नो कि डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था या अफेक्ट नहीं कर रहा था अमेरिका की इकोनॉमी को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, लेकिन जो उनके एलाइज हैं, इत्तेहादी ममालिक हैं, उनकी बहुत ज्यादा वो खराब हो रही थी इकोनॉमी, या फिर ऑयल की ट्रेडिंग बहुत मुतासिर हो रही थी। बड़ा जबरदस्त स्टेप ईरान ने भी लिया था कि उनको बिजनेस ऑफर कर दिया था। एग्जैक्टली, ये असर जो है ये एलाइज की तरफ से प्रेशर बढ़ाया गया, इस वजह से ट्रम्प जो है वो इस पॉइंट पर आए कि वो टॉक्स की तरफ जा रहे हैं, या फिर और कोई रीजन है इसकी? तो ट्रम्प इंतजामिया ऑब्वियसली बहुत मार्केट्स को क्लोजली देखती है, ये बात हमेशा याद रखें। यू नो दिस इज अ स्पेशल थिंग इन द करंट रिजीम इन अमेरिका, दे ऑलवेज वॉच। और आपने ये देखा होगा कि जब मार्केट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, वेदर ऑयल मार्केट हो, वेदर उनकी नैस्डैक हो, वेदर उनकी डाउ जोन्स हो, वेदर उनकी S&P हो, तो वो फौरन एक ट्वीट या जिसको कहेंगे यू नो दे से समथिंग, ताकि मार्केट्स में काम आता रहे। इसीलिए मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो अमेरिकन मार्केट है उसने तो बहुत ज्यादा करेक्शन देखी ही नहीं है, मतलब कंपेयर टू व्हाट वन वुड हैव सीन। अगर इतनी बड़ी वॉर आज से 2 साल पहले होती और ये ट्विटर पे सारा ना चल रहा होता और इतनी कम्युनिकेशन ना हो रही होती। एक तो ये है कि अच्छा, फिर एक इंटरनल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था। फिर आप याद रखिए इस बात को कि अमेरिका नेट ऑयल का अभी भी थोड़ा सा इंपोर्टर है और नेट गैस का एक्सपोर्टर है, नेट एनर्जी का एक्सपोर्टर है, बट थोड़ा ऑयल इंपोर्ट होता है। आप जब अमेरिका में अब जाएंगी, लेट्स से यू आर लिविंग इन अमेरिका राइट, एंड बोथ ऑफ यू गो टू द पेट्रोल स्टेशन, तो तेल $1 से $1.25 अ गैलन महंगा खरीदेंगी, आपकी पॉकेट तो हिट होगी। ये भी याद रखिए कि 90-95% जो अमेरिकन है वो तो एक जैसे कहना ना लोअर मिडिल इनकम में, मिडिल इनकम में जी रहा है ना, इन द सेंस कि दे थिंक अबाउट इट कि अगर $20 हमें महीने के ज्यादा देने हैं तो दैट $20 हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। They are budgeting like you know a person in a middle income would be budgeting. So उनका प्रेशर, फिर obviously I think मिडल ईस्ट का बहुत प्रेशर था, बिकॉज सबसे बड़ी डिस्ट्रप्शन जो है वो तो मिडल ईस्ट में हुई है ना। और मिडल ईस्ट में तो जो इंतजामिया है अमेरिका की, उन्होंने क्लियरली कहा कि ये हमारे सारे एलाइज हैं, हमारे सारे क्लोज एलाइज हैं, वहाँ पे बेसिस हैं, वहाँ पे कारोबार है, सो एवरीथिंग गॉट डिसरप्टेड देयर। और फिर जहाँ जो भी आप यूरोप को कहें, यूरोप की गैस बहुत महंगी हुई बिकॉज वो इम्पोर्टर हैं, एंड इन दी एंड ना भूलें कि चाइना भी इंपोर्टर है, और इन द सेंस कि यू नो इतनी बड़ी इकोनॉमी जो दुनिया की मैन्युफैक्चर करती है उसको भी एक डिसरप्शन आई। ईस्ट एशिया पूरा इंपोर्टर है, साउथ एशिया पूरा इंपोर्टर है, नॉर्वे, रशिया, मिडल ईस्ट ये थे एक्सपोर्टर्स। सो इस पूरे तनाजुल में एक जिसे कहेंगे एक फ्रेमवर्क बिल्ड हुआ जिसमें तस्वीर की तरफ जाना ही था। और वैसे भी अगर आप लॉजिकली सोचें,
ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, न्यूक्लियर को कम करना, मिसाइल कैपेबिलिटी को कम करना, उनकी दूसरी जो कैपेबिलिटीज हैं डिफेंस की उनको तोड़ना, वो तो अगर लार्जली अचीव हो गए थे एंड इफ वी स्टिक टू दोस तो मतलब लग ऐसा रहा था ना डॉक्टर साहब कि दे वर वेटिंग फॉर द फेस सेविंग कि उन्होंने अपनी आवाम को जाकर क्या बताना है एंड देन ईरान को भी कुछ हद तक कुछ चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ क्योंकि ये मुझे सोशल मीडिया पर भी बहुत नजर आई है, लोगों ने सवाल किया, नॉर्मली भी लोग सवाल करते हुए नजर आए कि भाई अगर हम साउथ एशिया के अंदर देखें, बाकी ममालिक ने इतनी पेट्रोल या ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ाई जितनी पाकिस्तान ने बढ़ाई हैं। उसका रीज़न, जितना मैंने रिसर्च किया है, कि हमारी 90% इंपोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू होती है, तो वो ज़रूरी था कि हमारा जितना ऑयल तकरीबन आ रहा है उसके ऊपर हमें लगानी पड़ेंगी, हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। बाकी ममालिक कंपैरेटिवली कम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, दैट्स वाई उन्होंने कम बढ़ाई है, या फिर कोई और रीज़न भी है डॉक्टर साहब? एक तो ये कि जो भी तेल की कीमत इंटरनेशनल थी वो पाकिस्तान ने डीजल में इस तरह पास की कि उस फॉर्मूले की इंप्रूवमेंट चाहिए। अब ये फिर वही हम अपने फंडामेंटल मसाइल पे चले जाएंगे। हम $230 अब बैरल का तेल हमने लास्ट वीक पास किया है डीजल में। क्रूड की कीमत इससे $90 कम थी। $90 का क्रूड लेकर जब आप बनाते हैं डीजल, 70% डीजल लोकल बनता है। तो हमें ये प्राइसिंग फार्मूला नहीं रखना चाहिए था जो प्री वॉर था, क्योंकि क्रूड और डीजल की इंटरनेशनल कीमत बड़ी करीब होती है, हम वैसे ही इसकी कीमत कम कर सकते थे। दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड। रेगुलेटरी पाकिस्तान का जो फ्रेमवर्क है उसमें HR की इतनी कमी है बिकॉज हम नेसेंट रेगुलेटर्स हैं। हमें बाहर से, मैं कभी भी नहीं कहता कि इंपोर्ट करें लोग, आपको रेगुलेटरी वो लोग लाने पड़ेंगे जो ये काम समझते हो। ये प्राइसिंग का अगर आसान अल्फाज में मैं समझना चाहूँ कि कीमतें बढ़नी थी, लेकिन अगर इतनी ज्यादा नाअहली ना होती तो शायद कम बढ़ती, क्या आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेगुलेटरी फार्मूला प्री वॉर था वो ड्यूरिंग वॉर चेंज कर देना चाहिए था बिकॉज सर्कमस्टांसेस हैड चेंज्ड। अच्छा, आपने अभी इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो आपसे एक क्वेश्चन किया था छोटा सा, वो ये था कि मार्केट्स में क्या चेंजेस देखे जा सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि देयर इज अ वॉर कमिंग, बिकॉज इनसाइडर न्यूज़ होती है, पीपल पुल मनी आउट, कॉर्पोरेशंस टेक नोटिस अहेड ऑफ टाइम अपने आप को बचाने के लिए इन ब्रंट से। तो अगर खुदा न खास्ता ये मामला थोड़ा सा लंबा होता है या इजराइल सैबोटाज करने की कोशिश करता है इन टॉक्स को, बिकॉज इजराइल का प्राइमरी इंटरेस्ट है इन टॉक्स का फेल हो जाना, तो उस सिनारियो के अंदर पाकिस्तान कितनी देर तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? बिकॉज हमें नज़र आ रहा था कि इमरजेंसी लॉकडाउन आने वाले हैं, हमें नज़र आ रहा था कि ये बहुत करीब आ गया एक एनर्जी क्राइसिस जिसके हम अंदर डल गए हैं। डिमांड कंप्रेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप अभी भी 80-85% एनर्जी इंपोर्टर हो, दूसरे ममालिक पे डिपेंडेंट हो, और जब सप्लाई शॉक लगता है तो आप सप्लाई तो रैंप अप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो तेल पे ही सारी ट्रांसपोर्ट चलती है बिकॉज रेलवे नहीं उस तरह चलती। सो क्या करें आप, जो आप कह रहे हैं डिमांड कंप्रेशन, विच मीन्स मोबिलिटी मैनेजमेंट। लॉकडाउन तो बिल्कुल आखिर में जाके करें, अभी तो बहुत से उसके शॉर्ट ऑफ दैट ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है आपको लेने पड़े। मार्केट में आप ये देखें कि तेल की जो मूवमेंट है उसको देखते रहें, चाहे ब्रेंट ही देखते रहें जो न्यूयॉर्क में कोट होता है कि वो किस तरह मूव कर रहा है। अच्छा, इससे बढ़ के देखना चाहते हैं ना, तो ये देखें फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मई का फ्यूचर क्या कह रहे हैं, जून का क्या कह रहे हैं, जुलाई का कह रहे हैं। अगर आपको कंसिस्टेंटली वो नीचे आता, अगर इस वक्त हाजिर में कीमत $90 है तो अगला जो फ्यूचर है वो आपको 80, उससे अगला 70, इस तरह दिखा रहा होगा। क्यों? दैट इज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अगर इसमें रिवर्सल दिखाई दे तो दैट मीन्स कि अगेन या तो कोई जोल्ट आ गया या बात लंबी हो गई। डॉक्टर साहब, ये जो आप फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर दिखा रहा होगा, ये हमें कहाँ पर नजर आना चाहिए? जहाँ से हम ये प्राइसेस देख रहे हैं वहीं पर हमें फ्यूचर भी नजर आ रहा होगा? वहीं पर आपको CNBC, ब्लूमबर्ग, किसी भी जगह पे आपको दिखाई देगा कि ये आपको फ्यूचर्स आपको दिखाई देंगे। लास्टली मैं ये कहूँगा कि अभी भी थोड़ी सी जो डिमांड कंप्रेशन है, जिसकी बहुत अच्छी बात आपने की, वो चलती रहनी चाहिए जब तक कि हम इस हाई प्राइस ऑयल से निकल नहीं जाते, ताकि लोगों पर 5 दिन जाने की बजाय 4 दिन जाने का ही बोझ पड़े दफ्तर में, और लोगों की जो पॉकेट है अभी हर्ट होनी है। इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में भी एक तब्दीली आनी है और एक इन्फ्लेशन का नंबर हायर आना है। सो लेट्स पास थ्रू दिस कि अभी नॉर्मलाइज होने में देयर इज अ कर्व, there is a gradient in which we are going to normalize these things, but it will take time.
सर हमारी ठीक दुआ है। है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले जो है ना उनके बिजनेसेस बच जाएं, बिकॉज व्हेन फैमिलीज गो आउट ऑफ बिजनेस तो बहुत प्रॉब्लमेटिक जो कि है ना सिनारियो बन जाता है। इसके साथ जो जो कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, मुझे याद है मेरे मेंटेनेंस चार्जेस डबल हो गए हैं, तो आई होप वो वापस हो जाएं जब ये चीज़ें बेहतर हों। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और इकोनॉमी के ऊपर बिजनेस कैसे इफेक्ट हो सकता है एंड इस टॉक्स के नतीजे में या इस सीज फायर के नतीजे में क्या असरात आ सकते हैं उसके बारे में अपना एनालिसिस हमारे सामने रख रहे थे। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर खाकान नजीब से कि इकोनॉमी के ऊपर इस सीज फायर के और पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर क्या असर आ सकते हैं। उनसे जो हमने गुफ्तगू की है उसका हिस्सा आगे जाकर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन राइट नाउ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा इस सारी सिचुएशन को, इस सीज फायर को हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, ये ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं और खुश भी होंगे, या खुश होना भी चाहिए, मुबारकबाद का माहौल होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए सीज फायर के बाद। लेकिन एट द सेम टाइम हमें रियलिस्ट भी बन के रहना है। 15 दिन आपको लगता है काफ़ी हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो कि वर्केबल हो यूएस के लिए भी एंड एट द सेम टाइम ईरान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखें, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान सिंसेरिटी के साथ ये पीस एफर्ट्स कर रहा था। और दूसरी बात जो है कि पाकिस्तान बिलीव्स इन कि सस्टेनेबल एग्रीएबल एक ऐसा एग्रीमेंट बने जो सबको काबिल कबूल हो, सस्टेन हो, जिसको वो कर सके। और सोल पर्पस देखें इस तमाम का है कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए। और देखें, अगर खुदा न खास्ता ये सीज फायर भी ना होता है, जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, तो वो मेरे ख्याल में हिस्ट्री में लिखी जाने वाली थी। जो पाकिस्तान ने, देखें, जब दुनिया में कोई और ताकत तैयार नहीं थी बातचीत के लिए, पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी उठाई और जिस तरीके से काम स्टार्ट हुआ, दरमियान में बहुत सारे देखें डिट्रैक्टर्स भी आ गए हैं और डिस्ट्रैक्टर्स भी थे और इसके बाद स्पॉयलर भी थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान प्रिवेल कर गया। और देखें, डिस्पाइट पाकिस्तान ने जो ट्रस्ट था ईरान का कि एक हमने सॉलिडरिटी शो ईरान के साथ भी की, हमारी एक ट्रस्ट लेवल के रिलेशन थे जीसीसी कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ। सो पाकिस्तान भी, सब ने ट्रस्ट किया इन पाकिस्तान प्लेड इस रोल। मेरे ख्याल में आप देखें कि जब दुनिया, इंडिया हमारे जो दुश्मन है, वो धुरंधर के थ्रू आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे पाकिस्तान डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा था, सही मानों में ऑन ग्राउंड इसमें वो कर रहा था। इंस्टेड ऑफ बुलंद बाम दावे करने के स्लोगन्स की जगह हमने, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को और स्ट्रेटजी को हमने मौका दिया है और पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। अब देखें कि इन सब को जब ये तमाम बातचीत हुई है, तो देखें कि तमाम ऑन बोर्ड थे। ये जो ड्राफ्ट्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं और इस अकॉर्डिंगली ये फिर पब्लिक किए जाते हैं। तो वो बड़ी एक कामयाबी है। और जब देखें, जब टेबल पर बैठेंगे और उस 2 हफ्तों में सफिशिएंट टाइम है और ऑलरेडी कुछ चीजों पर उनकी बातचीत तो हो चुकी है, और मुझे लगता है कि मैं भी 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर क्या होगा, मॉडलिटीज हाउ इट विल फंक्शन, वो इम्पोर्टेंट है। और एक और अमेरिकन रेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट कुड बी द लॉन्ग रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस पे बातचीत होगी। लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक। एक चीज साबित हुई है जो हमें बीच में ना थोड़ी कशमकश व्हाइट हाउस के अंदर या व्हाइट हाउस की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही थी उसमें भी हमें नजर आई, कंफ्यूजन नजर आई। बीच में ट्रम्प की तरफ से हमें ये भी सुनना पड़ा डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या मीडिया से बात करते हुए कि जनाब मुझे ये बताया गया था कि वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो इसका मतलब है कि अगर उनको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और फौरी तौर पर इस तरह की होगी, ईरान से मुतालिक होगी, तो वो पैनिक कर जाएंगे। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि फ्यूचर के अंदर जाकर इजराइल की तरफ से, इजराइल की इंटेलिजेंस उनको कोई बात बताती है कि ईरान बड़ा करीब पहुंच चुका है कोई इस तरह की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, तो वो बगैर किसी तस्दीक के दोबारा अटैक कर देंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा? मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हालात वाकयात में, जिस तरह ट्रम्प पे प्रेशर है, ट्रम्प हैज बीन लेट डाउन। आप देखें कि अभी अमेरिका में बात हो रही, भाई हमारी जंग नहीं थी,
आप किसके कहने पे क्या मकासद थे आपके जंग में कूदने के लिए? आपको अमेरिकन कह रहे हैं कि इसराइल ने आपको इस पे ड्रैग किया और आप उसकी जंग लड़ने चले गए, तो आपने अचीव क्या किया? $2 बिलियन दिल्ली के हिसाब से, एंड यू आर आस्किंग अनदर $200 बिलियन। तो आप वो भी देख लें। इसके अलावा आप इनके अप्रूवल रेटिंग 33% पे रह गई है। 60% अमेरिकन वो अपोज कर रहे हैं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, तो उनके पास बड़ा प्रेशर है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं जिस चीज़ को जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जंग से रिलेटेड, वो ये है कि एक दफ़ा तो आंधी रुक गई है, लेकिन ये अभी मतला साफ नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह आयशा ने कहा है कि कोई इजराइल फिर पुश करेगा, क्योंकि इजराइल का तो प्राइमरी इंटरेस्ट है ना कि ये टॉक्स किसी तरह सैबोटाज हो जाए, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो, अल्लाह करे पीस प्रिवेल करे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा ज़रा रिस्ट्रिक्ट करना ग्लोबली हार्ड पावर के यूज़ को? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें है अभी, लेकिन पहले तो हम कहते हैं ना कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, आल्दो इजराइल हैज इंडोर्स्ड व्हाट ट्रम्प हैज प्रेजेंटेड और एग्री किया है, लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं कर सकते। फास्ट लेक ऑपरेशन हो सकता है और कोई वाकया हो सकता है। इंडिया यहाँ पे कुछ वारदात कर सकता है, फास्ट लेक ऑपरेशन कर सकते हैं, अफगानिस्तान को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी का इश्यू बना सकते हैं, क्योंकि बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है। तो तमाम वो हरबे आजमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। लेकिन एक रियलाइजेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प में भी आई होगी। देखें, जिन हॉक्स ने उनको एडवाइस किया, जिनकी वजह से वो जाके इसमें फंस गए हैं, अब तो यकीनन जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होगी, लोग अभी तो खुद भी कह रहे हैं कि भाई आपने। अच्छा, पीट हेग्सेथ जैसे माइंड का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के ऊपर पीट हेग्सेथ जैसे का बैठना क्या इन टॉक्स के लिए, क्या इन कोशिशों के लिए सेफ है? बिल्कुल भी नहीं है। देखें, मेरा ख्याल में उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। लेकिन सिंस आपने देखा होगा जिस तरीके से वो आते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, ट्रम्प की तारीफें करते हैं और प्रेसिडेंट एंड सो करके बस उसको और इतना एलिवेट कर देते हैं, तो वो दैट्स वाई वो आप देखिए, जब उनकी इनिशियल हेयरिंग हो रही थी फॉर सिलेक्शन मिनिस्ट्री के लिए, तो वो तो अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट कमेटी तैयार नहीं थी इनको अपॉइंट करने के लिए। वो जेडी वैंस का वोट पड़ गया, तो इसकी वजह से ये बने हैं। और फिर अभी लोग ये भी सवाल करते हैं, ही रिटायर्ड एज ए मेजर के अंदर इंक्वायरी होती रही है पीट हेग्सेथ के ऊपर, उसके बावजूद उनको जो है ना वो मिनिस्टर ऑफ वॉर किया गया। अच्छा, एक और चीज ब्रिगेडियर साहब, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाहती हूँ, एंड दैट इज के जब से ये जंग शुरू हुई है, दिस इज द 6th वीक, 28 फरवरी से शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक हमें जो एक तब्दीली नज़र आई है, अगर हम बात करें कि डिफरेंट जनरल्स को तब्दील कर दिया गया है, अटॉर्नी जनरल जो थी पैम बॉन्डी, उनको तब्दील कर दिया गया है, तो ये तब्दीलियां भी तो कुछ इंडिकेट कर रही हैं ना कि उनको गलत तरीके से एडवाइस किया गया, या फिर 12-13 सीट्स फारिग कर दी गई हैं, और जो नहीं करना चाहता था, इस वॉर में नहीं जाना चाहता था, उनको हटाकर वो लोग लाए गए हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। ये क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल, देखें, इसमें डिवाइडेड ओपिनियंस थे। मेजॉरिटी दे वो सपोर्ट नहीं करते। इवन जो चेयरमैन जो डैन केन है, जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठते हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इख्तिलाफ किया था। बाद में उन्होंने इसको हशफ किया, जो इसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह थी। और बाकी जो जनरल ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी जो थे और आर्मी स्टाफ थे, उसको भी इसी बात पे किया कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड और बाकी चीजों पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अमेरिका अगर आप ऐसे कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी लॉजिकल बात की थी कि भाई आप किसकी जंग देखे ना, नेटो ममालिक ने क्या कहा जब इन्होंने कहा, ट्रम्प ने कहा कि आप आए और हमें हेल्प करें, तो नेटो ने ये कहा भाई आर्टिकल 5 के तहत जब हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन होता है देन हमारी जिम्मेदारी बनती है। भाई हमें तो हमल हम किसी ने किया नहीं है, हम सारे ठीक बैठे हुए हैं। आपने जाके इजराइल के कहने पे जंग लड़ी है, तो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप देखें कि कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, उन्होंने एक बड़ा फर्म स्टैंड लिया है। अभी साहब, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, वो मैं चाहूँगी उस पर आपका कमेंट दूं कि इजरायली ऑपोजिशन जो है उसकी तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही है कि ये जो अब टॉक्स होने जा रही है उसमें इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया, यानी कि नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट को इजराइल के अंदर से भी काफ़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये कोई ऐसा प्रेशर भी बिल्ड कर सकता है, जो डेफिनेटली हम जानते हैं कि इजराइल तो जंगबंदी चाहता ही नहीं है, वो तो रोकता रहा है APEC के थ्रू ट्रम्प को भी और जितने भी वहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं। आपको लगता है कि ये जो अब फोर्स किया जा रहा है या फिर ऑपोजिशन जो विद इन इजराइल नजर आ रही है, ये कोई असर डाल सकती है इन टॉक्स के ऊपर? जी हाँ, देखा असल बात क्या है, इजराइल
जी हाँ, बिल्कुल। आप हो क्या सकता है, देखें कि नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। वो चाहते थे जंग प्रोलॉन्ग हो और चलती रहे, और जिस तरीके से वो आप देखें लेबनान का 14% उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, और गोलान के इर्द गिर्द एरियाज भी कैप्चर किया हुआ है। उनकी अपनी सर्वाइवल है, कोर्ट में केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं। अगर आपको याद तो प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट की गई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी इजरायली प्रेसिडेंट को कि इनको पनिशमेंट इनके खत्म कर दें, बट ही रिफ्यूज। इन्होंने कोर्ट के केसेस में जाना है। इसी साल इलेक्शन होना है। पिछले 39 दिन से तमाम जो 90 मिलियन पॉपुलेशन है वो बंकर्स में रह रही है। वहां पे तो एक किस्म के पैनिक है, खौफ है, और जिस तरह ईरानियन मिसाइल ने वहां जाके हिट किया, डिस्ट्रक्शन हुई है, जो अभी तो ब्लैकआउट है। लेकिन अच्छा मेरे सर, ख्याल में इसी इजराइल डिस्ट्रक्शन को मैं मद्देनजर आपको रखते एक हुए- बात बता दूं, जी, जी। इजराइल अपने बल बोते पे खुद हमास से भी नहीं लड़ सकता है, व्हाट टू टॉक ऑफ ईरान। अच्छा सर, इसी डिस्ट्रक्शन को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए एक शॉर्ट सा क्वेश्चन के जो सैटेलाइट्स को प्राइवेट सैटेलाइट कंपनीज जो इमेजेस प्रोवाइड करती हैं जर्नलिज्म की फील्ड के अंदर, उन सैटेलाइट की इमेजरी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में कोई चीजें ऐसी हैं, कुछ एविडेंस आ जाता है जब इस तरह के सैटेलाइट की पिक्चर्स आप लेते हैं, आप जब अपने तजज़िये देते हैं तो चीजें आप प्रूव कर सकते हैं। जो आपके दावे जो होते हैं गवर्नमेंट्स के, आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। तो वो एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। अदरवाइज सैटेलाइट का जो इस्तेमाल जिस तरीके से ईरान ने किया है, जो ईरान चाइनीज ने उनको दिया है, मेरे ख्याल में उन्होंने बेस्ट इस्तेमाल, चाइनीज ने बेडो 3 सिस्टम जो प्रोवाइड किया ईरानीज ने किया है। बाकी ये चीजें चलते रहेंगी, और स्पेशली वेस्ट में, अमेरिका में ज्यादा इसके कंसर्न्स है। चलें सर, थैंक यू, आपने हमें Thank ज्वाइन you. किया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आपका ओपिनियन इसके ऊपर लेते रहेंगे। इंशाल्लाह। आयशा, आपको नहीं लगता कि इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट वो अपने फेवर में यूज करना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत वाजे हो चुकी है, जो इसराइल के अंदर रहने वाले जो उनके सिटीजन्स हैं उनको भी पता चल गया कि उनको एक तरह से ना एक वहम था, एक डिल्यूजन हाँ था जी। कि इसराइल इनफॉलेबल है और बिल्कुल, उसको कोई बिल्कुल, टच बिल्कुल। नहीं कर सकता। ईरान ने बड़ी अच्छी तरह से उनकी गलती और टच किया है। खुशफहमी जो है ना उसको दूर कर ब्रिगेडियर दिया। हारिस नवाज साहब हमारे ब्रिगेडियर साथ हारिस नवाज मौजूद साहब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या अच्छा सर, सोच रहे हैं ये जो इस सारी अनटचेबल्स हैं, situation जिस तरह से आयशा कह रही थी अभी कि ये अनटचेबल्स अपने एक डिल्यूजन में से बाहर निकल के आ गए और अब दुनिया को बता दिया एक ऐसे मुल्क ने कि जिसके ऊपर 5 दहाइयों से सैंक्शंस लगाई हुई थी कि इनके साथ बिजनेस कोई नहीं कर सकता, इनके साथ काम कोई नहीं कर सकता। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये फ्रस्ट्रेशन जिस पे ये नोट अभी ठंडा हुआ है फिलहाल, ये कहीं दोबारा ट्रांसपायर तो नहीं कर जाएगी? नहीं, देखें, एक तो बात यह है कि ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि देर वेरी रेजिलियंट कौम है, और That's true, पश्चिम जो बिल्कुल। कौम है इनमें बड़ी ही एक प्राइड है इस नेशन के अंदर, इनकी हिस्ट्री भी है। एंड देन दे फॉट द नेशन। अभी आपके सामने उन्होंने ह्यूमन चेंज बना दी ब्रिजेस के ऊपर जहाँ जी। कैट अटैक करेंगे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी हुकूमत का साथ दिया है वो एक मिसाल है जिसकी वजह से। और फिर उन्होंने देखिए, ईरान को एक बात का पता था कि एक दिन अमेरिका ने इजराइल ने हमारे पर अटैक करना है। इसलिए उन्होंने 25 साल से की तैयारी की थी, कोई परवाह नहीं की डिफेंस की, क्योंकि ये उनको बाहर से मंगवाने पड़ते थे और कहीं भी रुक सकते थे। उन्होंने इंडिजिनस प्रोडक्शन की, इसके ड्रोन्स की और इसके साथ मिसाइल्स की, और उसको उन्होंने इतनी तादाद में बना ली है कि देवर सरप्राइज जो था कि 3, 4, 5 दिन में जी हम तान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और उसके बाद कब्जा कर लेंगे, अपनी मर्जी के रजीम लेंगे, वहाँ इजराइल नवाज रजीम आएगी और वो ऑयल पे भी कब्जा हो जाएगा और सब चीज़ें कर ली जाएंगी। वो उनका ख्वाब ख़त्म हो गया, और इससे दुनिया में जो एक अमेरिका का भरम था वो भी नुकसान हो गया। फिर प्रेसिडेंट ने जिससे इमेच्योर हरकतें की हैं, और फिर एंड में जिस बंद गली में आके फंस गया जब कहा कि मैं तो अब सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, ईरान की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड ही वाज स्टक, ही डिडंट नो वेयर टू गो। बंद गली में आ गए। आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान के एहसान बनने के पाकिस्तान ने उनको बहुत एक इज्जत वाला पैसेज दिया, रास्ता दिखाया, निकाला बंद गली से, और उन्होंने शुक्र किया, फौरन उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने, चाइना ने ब्रिगेड भी साहब, कहा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक इंसान है जिसके लिए ना आई एम फीलिंग रियली बैड, एंड दैट इज रजा पहलवी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बैग पैक करके रखे
या फिर खोल के वापस अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। उनके कुछ स्टेटमेंट्स भी आते रहे कि भाई मैं तो तैयार हूँ, मैं तो जान देने के लिए भी तैयार हूँ अपनी आयशा, आपके कौम साथ के कभी लिए। ऐसा हुआ आप कोई गाना सोच रहे हैं, साथ वाला गाना शुरू कर दे? अब हो जाता है, मेरे साथ अभी यही मोमेंट हुआ है। ये सिंक्रोनिसिटी जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि नजर आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और आपने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि वो कौम जिनको स्कूल्स के अंदर फाइटिंग स्पिरिट पढ़ाई जाती है, आप उसको कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि ईरान को पता था कि इजराइल उसके ऊपर अटैक करेगा, अमेरिका के थ्रू करे या खुद से करे। लास्ट ईयर खुद से किया था, इस मरतबा अमेरिका के थ्रू किया है। ये पाकिस्तान को भी पता है। नेतन्याहू पाकिस्तान का जिक्र कई मरतबा कर चुके हैं, एंड वी नो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट आई रियली वांट यू टू कमेंट ऑन दैट कि आपको लगता है कि क्या इजराइल इतनी जुर्रत कर सकता है कि ये नज़रें, ये उनकी जो ऐसी नज़रें हैं जो किसी पर नहीं पड़नी चाहिए, वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ सकती हैं? देखिए, उनकी नजरें पाकिस्तान पे हैं। उन्होंने बड़ी दफा अटेम्प्ट करने की कोशिश की इंडिया के साथ मिलके, लेकिन हर दफा पाकिस्तान came to know and we told them कि we going to make hell out of you। ये बड़ी क्लियर स्पीच, ये इंडिया से वापस चले गए। कई दफा से बात हुई, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लेसन है। यही हमारी कौम के लिए लेसन है। जिस तरह हमने इंडिया को मार के हक में पूरी कौम ने खड़े होके फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की क़यादत में उन्होंने उनको शिकस्त पाई दी। दिस इज व्हाट इज नीडेड कि पूरी कौम इकट्ठी रहें, यू फाइट एज अ नेशन, और मुसल्लह अफवाज के साथ गिव स्ट्रेंथ टू मुसल्लह अफवाज। एनिमी का नैरेटिव देखें बड़ा क्लियर है। दे हैव रियलाइज जब तक फौज मजबूत है और अवाम का साथ है, पाकिस्तान में नुकसान नहीं हो सकता। सो अब वो क्या करते हैं, वो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे दे वांट के पाकिस्तान की फौज और अवाम में इंतशार पैदा किया जाए। दिस वी हैव टू डिफीट एनिमी नैरेटिव, और हमने डिफीट किया हुआ है। इसलिए पूरी कौम ईरान से सबक ले लें, इकट्ठे रहें, जुड़ के रहें। जब यू फाइट एज ए नेशन, दुनिया कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे लगता है इसको हमें रीइटरेट करना चाहिए। मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, आई एम ए जर्नलिस्ट, बट राइट नाउ ये वो मोमेंट है कि आपका भाई ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो, या आपको कोई भी सियासी जमात अच्छी लगती है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी तारीफ करना भी बनती है, हमारी पाक अफवाज की तारीफ करना भी बनती है। बिकॉज एक मजबूत फौज होने की वजह से आज हम महफूज हैं अपने घरों के अंदर, एक सुकून की नींद सो सकते हैं। तो भाई आपको जो भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, जो भी सियासी जमात अच्छी रखती हो, राइट नाउ कुछ भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि हमें एक मैसेज भी देना है दुनिया को, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, इजराइल हो, या फिर बाकी दुनिया के, भाई हम एक पेज के ऊपर हैं व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ से मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बिल्टअप करें ब्रिगेडियर साहब के, आपकी तरफ से भी एक पैगाम चला जाए जितने भी सुनने वाले हैं, क्योंकि हमें ऐसे अनासर आई एम रियली सॉरी टू से अपने मुल्क के अंदर भी नजर आते हैं जो इस सिचुएशन को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। देखिए, एक तो बात याद रखें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दे आर देयर टू लुक आफ्टर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान के लिए, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये आपको फील्ड मार्शल ने बड़ी दफ़ा ये बात कर दी। सेकंड ये है कि याद रखें कि दुश्मन के नैरेटिव को आप डिफीट करें, इकट्ठे रहें, और आपका जो पॉलिटिकल डिफरेंस है ना वो आप पॉलिटिकल रखें, देयर इज नो इशू। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आए, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, खड़े हो जाएं एज ए कॉम और दुनिया को बता दें। देखिए, एक याद रखें और बात, जिस मुल्क में आपकी फौज नहीं होगी ना, उस मुल्क में दुश्मन की फौज होगी। हमने फलस्तीन की हालत देख ली। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि अगर हम लोग देखें हमारे हार्ड फ्रंट को, तो वो तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक होता है आर्ट ऑफ वॉर, कि आप जंग को समझते कितना हुसन जो है जंग लड़ने का, वो आपको किस हद तक आपको आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बगैर इस नॉलेज के हम ये प्रॉब्लम को 15 दिन के लिए सही रुकवा नहीं थे सकते। इस टाइम पे पाकिस्तान का जो आपको डिफेंस फोर्सेस का और हमारे जो क्या सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का जो फ्यूचर है इन द लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन, वो आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? सेकेंडली, क्या हम लोग इस टाइम पे वो सेंटर बन चुके हैं दुनिया के अंदर, उन ममालिक में शामिल हो चुके हैं कि जो डिसीजन मेकर्स में से आते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग मार्केट्स की बात कर रहे थे और डॉक्टर खाकान साहब ने हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे किसी ट्वीट से ऑयल की मार्केट 15% मूव की है नीचे की तरफ। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है?
देखिए, एक तो बात है कि दुनिया को एक बार पता चली जो ये इंडिया ने मुसीबत डाली हुई थी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, ये होता है, वो होता है, फौज प्लेयर को मार के में सब क्लियर होगा, उसका मुंह काला हो गया कि पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री, पाकिस्तान मेक अ पीस इन द वर्ल्ड। और ये जो दुनिया में इस वक्त कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होने वाला था, ये पाकिस्तान की एफर्ट से दुनिया एक बहुत बड़े तूफान से बच के रह गई है। और ये पीस पाकिस्तान ने चाइना को और अमेरिका का भी कराया था। और आज ये तो इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है ना, ये दुनिया में नाम लिखा जाएगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड। बिल्कुल, अमेरिका का और ये हिस्ट्री में जाएगा, हिस्ट्री में जाएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जब अमेरिका भी दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, नाउ एवरीबॉडीज माउथ्स आर शट। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और हम इसके खिलाफ अभी अकेले सिंगल लड़ भी रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान की बहुत बेहतर राय निकलेंगी। पाकिस्तान दुनिया के फोकस के अंदर है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, जो नजर आ रहा था कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, आज सुबह 5 बजे और आपके सामने इस वक्त कितने चैन से दुनिया बैठी है। पेट्रोल प्राइसेस कहाँ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, जंग बंदी हो गई, पाकिस्तान में 10 तारीख से मुज़ाकरात होने लगे हैं, पाकिस्तान उसमें मेडिएशन कर रहा है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ा क्रेडिट है। और ये आई थिंक वी शुड गिव मार्शल रियाज मुनीर के, उन्होंने यकीन करें दिन रात वो प्रेसिडेंट ट्रंप से टच में थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट से थे, ईरान की लीडरशिप टच में थी और चाइना की लीडरशिप, अलॉन्ग विद दिस ये अपना तुर्किया, इजिप्ट और सऊदी अरब, इनके साथ टच में थे। ब्रिगेडियर साहब, अलाउ मी टू से दैट कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर मुजस्सम बन के दिखाया कि नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज, जहाँ पर ज़रूरत थी कि आपका हाथ सख्त होना चाहिए, पाकिस्तान ने वो भी करके दिखाया। और जहाँ पर ज़रूरत थी कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करना है, पाकिस्तान ने वो भी करके दिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे आने वाले शो, आपको मजीद लेते हैं क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती है और बड़ा मजा आता है आपसे बात करते हुए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से आएंगे वापस तो कुछ मजीद बात करेंगे, तो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात करें सीज़ फायर से मुतालिक और उसके असरात और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनके बारे में। एंड डिफरेंट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए उनका एनालिसिस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब ने, एट द सेम टाइम आसमा शिराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जौहर सलीम साहब की तरफ मैं पहले आना चाहूँगी। ये हमारी प्रैक्टिस है जौहर साहब कि सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ या जानना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास एनालिस्ट आ रहे हैं वो सोच क्या रहे हैं इस सीज़ फायर से मुतालिक और कितनी उम्मीद रखे हुए हैं कि इन 15 दिनों के सीज़ फायर के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है करंट सिचुएशन के अंदर। तो प्लीज़ आगाज़ कीजिएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी बिल्कुल, एक तो खैर सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशाइंद है कि देखें ये सीज़ फायर हुआ, बिकॉज इस पे मुख्तलिफ आरा थी। बहुत से लोग ये कह रहे थे, पाकिस्तान में भी बाहर भी, कि जी एक टेम्परेरी सीज़ फायर जो है वो शायद सही समझ नहीं है, एक मुफस्सल एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन मेरा ये जाविया था कि वो मुमकिन नहीं है। जिस तरह जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह की जंग जारी है, जो एक सारा एम्बियंस है उसमें, तो उस किस्म की बातचीत तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं थी। तो तरीकाकार यही था जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था कि सबसे पहले सीज़ फायर हो, साथ ही साथ अपना हुरबस खुले और उसके बाद एक माहौल ज़ाहिर बनेगा बातचीत के लिए, और उसमें फिर जो बाकी सारे इश्यूज हैं वो एक मुफस्सल तरीके से जो है ना एक बिल्कुल आपस में एक पुरअमन डायलॉग हो। क्योंकि जंग के माहौल में आप कैसे बातचीत कर सकते हैं जब एक दूसरे पे साथ ही साथ इस तरह की खतरनाक धमकियां चल रही थी, और जो है ना और बिल्कुल एक हम अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन के वर्ज पे थे, और उसके नताइज जो हैं वो न सिर्फ इन फ्रीकैन के लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही रास्ता था जो पाकिस्तान ने प्रपोज किया, और इससे एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी से बच लिया गया। जरूर आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड कैटास्ट्रोफी वाला पॉइंट है ना, वो लेके मैं क्वेश्चन मिस आसमा के पास जाना चाहूँगा। मैम मुझे बताया जा रहा है वो भी हमारे साथ नहीं है, आप ही से ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ कि सर ये बताएं कि जो अनकंट्रोल्ड कैटास्ट्रोफी वाली जो बात है,
इसके अंदर एक होपलेसनेस की एयर पैदा हो रही थी जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए थे घंटे गिनने पे कि अब हमला तब हमला तब हमला। करंटली वो एयर ख़त्म हो चुकी हुई है। कूडोस टू पाकिस्तान एंड द टीम दैट वाज लीडिंग फ्रॉम आवर साइड के नेगोशिएशंस अच्छे तरीके से आ गए एक पॉइंट पे। आपको क्या मोटिवेशन नजर आ रही है यहाँ पे उन मेंबर स्टेट्स की जो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे नाउ फॉर द प्रोसेस ऑफ पीस के अलावा पाकिस्तान के? अब आप क्या देखते हैं कि दीगर और कितने प्लेयर्स हैं जो इस 2 हफ्ते में पूरी कोशिश करेंगे कि जंग परमानेंट बंद हो जाए? जी बिल्कुल, बहुत से मुल्क तो इसलिए बीच में नहीं आ रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता था कि जी ये अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर वो नाकामी उनके सिर पे आए, क्योंकि इस वक्त जाहिर है। लेकिन देखें, पाकिस्तान ने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं की। पाकिस्तान ने एक मुस्बत तरीके से एक कंस्ट्रक्टिवली जो है ना सिर्फ ये कोशिश की कि जी ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े, और उसका नतीजा ये निकला कि बिल्कुल देखें कि कैसे माहौल क्या था। आप देख लें कि कल क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। तो अब वो जो है ना इस किस्म का टर्न अराउंड, ये मरहून मिन्नत है उसी परसेवरेंस की जो पाकिस्तान ने इस मौके पे दिखाई। अब देखें, जो दूसरे मुल्कों की आपने बात की, बिल्कुल कुछ मुल्क तो इस प्रोसेस में जो है बिलवास्ता तौर पे मैं समझता हूँ शामिल थे। मिसाल के तौर पे इजिप्ट है, तुर्किया है, और मैं समझता हूँ कि चीन का भी बहुत अहम रोल है इसमें। बल्कि मैं इससे पहले कई बार ये कह चुका हूँ कि चीन, जिसको कि ईरान पे सबसे ज्यादा लेवरेज हासिल है, वो एक बहुत ही इस सारे मरहले में बहुत ही क्रिटिकल एक जो है रोल प्ले कर सकता है। और अभी देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी उसका जिक्र किया। तो क्योंकि चीन का क्या वजह है उसकी, क्योंकि उनका एक लेवरेज बहुत ज्यादा है ईरान पे। इसी तरह पाकिस्तान की क्या यूनिक पोजीशन थी, क्या प्लेसिंग थी जिसने हेल्प किया? एक तो ये है कि पाकिस्तान पे इत्तेमाद ईरान का भी, पाकिस्तान पे इत्तेमाद अमेरिका का भी, पाकिस्तान पे इत्तेमाद खलीजी ममालिक का भी, सबके साथ पाकिस्तान के फ्रेटर्नल टाइज हैं या बहुत ही क्लोज कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं। फिर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, और पाकिस्तान ने जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को इस मौके पे अब ये उसमें कुछ दूसरे मुल्कों की तरह ये नहीं सोचा कि नहीं जी हमारी क्रेडिबिलिटी कहीं मजरूह ना हो जाए। हमने कहा कि नहीं, वी हैव टू गो ऑल इन और इन मुज़ाकरात को कामयाब करना है। और तो वही जो है इस्तिकामत का नतीजा हमें नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम सीज़ फायर की तरफ आ गए हैं। हमें आसमा शराजी साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। आसमा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भी। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी, व्हाट लेड टू दिस सीज़ फायर? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ पाकिस्तान की कोशिशें या फिर जो स्टेटमेंट्स हमें वाशिंगटन से नज़र आ रहे थे, फ्रस्ट्रेशन जो नज़र आ रही थी, देन 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने की बात नज़र आ रही थी कि भाई इनको हटा देना चाहिए, ये अपनी सही जहनी हालत में नहीं है कि परफॉर्म कर सकें एज अ पोटस। तो आपको लगता है कि वहाँ से भी कहा जा रहा था या दे वर आस्किंग फॉर इट कि भाई कोई तो आए आके ना हमें कहे कि सीज फायर कर लो और हमें एक फेस सेविंग मिल जाए? प्लीज़ आपका टेक। जी बहुत शुक्रिया आयशा और मुजम्मिल। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही नाजुक मरहला था जिसपे कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ के एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो दी है और दुनिया को अमन दिया है, क्योंकि जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो जिस लेवल पे चले गए थे या जिस एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे, और इसी तरह से आप देखें कि ईरान ने भी हर चीज को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद कोई एक चीज चाहिए थी, कोई एक शख्स या कोई एक ऐसी पार्टी चाहिए थी जो कि उन दोनों को यानी अमेरिका को खास करके सुपर पावर के तौर पर फेस सेविंग देती, क्योंकि दूसरी सूरत में अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि जिस तरह से वो एक न्यूक्लियर अटैक की तरफ जा रहे थे या जिस तरह से वो ईरान की तहजीब को मिटाने की बात कर रहे थे, और तो ये मुमकिन नहीं था। और मेरा ख्याल है ईरान भी इसको बहुत प्रॉपर और बहुत बेहतरीन तरीके से रीड आउट कर रहा था। उनके ख्याल में ये बात थी कि अमेरिका इस एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा, तो दोनों जब एक एक्सट्रीम पे गए तो डी एस्केलेशन हुई है। और उसमें पाकिस्तान का रोल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने के जो कि एतमाद जो अर्न कर रहा था अमेरिका का भी और इसके साथ साथ ईरान का भी। ईरान भी किसी और मुल्क के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, और इसी तरह से अमेरिका भी जो है उसको भी एक जो सिचुएशन चाहिए थी इसमें, जैसे अभी जौहर साहब भी कह रहे थे, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि पाकिस्तान को चीन का एतमाद भी हासिल था और ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान चीन के बगैर भी जो है वो आगे बढ़ता। लेकिन ये जो इनिशिएट की गई कोशिशें ये पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, और मेरा ख्याल है कि ये अब एक हिस्ट्री तो बनी चुकी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, कि जिन्होंने ये कोशिशें की हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि अब ये जो ब्रीदिंग स्पेस मिला है, जो कि एक कोशिश थी कि कम से कम दोनों को एक जगह किसी तरीके से बिठा दिया जाए, और वो सिचुएशन पाकिस्तान ने क्रिएट कर दी है।
तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि इसके अंदर ये जो सीज फायर है ये कितना लंबा चलेगा और ये चल सकता है या इस दौरान जो है वो क्या बात हो सकती है। एक चीज़ के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी एंड दैट इज़ कि हमें इजराइल की तरफ से जो रिपोर्ट किया जा रहा है, इजरायली मीडिया की तरफ से या वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ कि भाई इजराइल शामिल नहीं है इन मुज़ाकरात के अंदर। इजरायली ऑपोजिशन इस वक्त तनकीद भी कर रही है। इज़ इट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर या इन 15 दिनों के अंदर या इसके बाद एक फरीक इजराइल भी बनकर उभरे और इन टॉक्स के अंदर वो भी शामिल हो जाए? इज इट पॉसिबल? और अगर नहीं होता है तो वो खदशा तो मौजूद है ना कि वो नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, उनका जो एक बड़ा प्लान है ग्रेटर इजराइल का। आपको लग रहा है कि वो शामिल हो सकता है इन मुज़ाकरात के अंदर? देखिए, इजराइल ने पहले भी स्पॉइलर का रोल प्ले किया है, तो अभी भी वो ये नहीं चाहेंगे कि ये पीस जो है ये ज्यादा अरसा चले। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे थे तो नेतन्याहू ने उनको कॉल किया था और कहा था कि आप सीज फायर ना करें। तो कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका अगर कोई गारंटी इजराइल की ले सकता है, वैसे तो अमेरिका भी नहीं ले सकता, लेकिन किसी हद तक अमेरिका उन पर दबाव डाल सकता है कि आप ये ना करें। और आपने देखा भी है कि इस पीस डील के अंदर जो है या इस जो अभी जो सीज फायर हुआ है इसके अंदर लबनान के ऊपर जो है वो इजराइल ने कहा है कि आप इसको अलग रखें, अब लबनान के ऊपर हम अपने जो हमले हैं वो जारी रखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो लबनान के अंदर जो उसका इन्वेजन का प्लान है, जो कब्जे का प्लान है, वो उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहता है। जंग तो सीज फायर, और देखिए इजराइल कभी उसकी कोई गारंटी ना लेगा और अभी भी हो सकता है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। यानी अमेरिका अगर इस जंग से बाहर हो जाता है, इजराइल इसके अंदर अटैक करता है, तो फिर ये 2 तरफा जंग हो जाएगी। यानी इजराइल बमुकाबला ईरान होगा, ईरान उससे निमट सकता है। लेकिन ये जो अमेरिका भी इस पे शामिल था और इसके अंदर देखें कि मुख्तलिफ उनकी जो बेसिस हैं इस पूरे रीजन के अंदर जिनको के इस्तेमाल किया गया, अगर वो रुक जाती हैं तो ईरान के लिए ये भी एक बहुत बड़ी विन है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ईरान इस जंग को जीत चुका है। अगर हॉर्मोज की जो जंग थी वो उनके पास है ये कंट्रोल, फिर जिस तरह से उन्होंने रेजिस्ट किया है, जिस तरह से सस्टेन किया है, जिस तरह से सरवाइव किया है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस जंग की 40 दिनों के अंदर ये साबित किया है कि वो जो है वो तैयार थे और तैयार है। और मेरे ख्याल माहौल भी जो है वो एक प्रेसिडेंट ट्रंप को लेके आया है जिसमें उन्होंने बार बार कहा टफ है, बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और ये सारी बातें वो करते रहे। लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रम्प कार्ड के तौर पर जिस तरह से इस्तेमाल किया, तो हम कह सकते हैं कि उनके ट्रम्प कार्ड ने ना ट्रम्प को एग्जॉस्ट कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, पैनिक में मुब्तला कर दिया, एंड देन फाइनली ही हैज टू कम टू द टेबल फॉर द टॉक्स। थैंक यू आसमा साहिबा। क्वेश्चन लेके जाते हैं डॉक्टर जौहर सलीम साहब के पास। सर, अब मुझे ये बताएं कि आपने हमेशा जो अपना रिव्यू दिया है वो एक बड़ा संभला हुआ, बड़ा एजुकेटेड सा आपका जो कि है ना वो रिव्यू आता है सिचुएशंस के बारे में। हाउ इंटेंस इज द सिचुएशन एज ऑफ करंट? जी बिल्कुल, देखें एक लूज सिचुएशन थी जो बिल्कुल तबाही के दहाने पे जारी थी। सारे फ्रीकैन जो है इस वक्त उनके लिए ये बेशक वो खलीजी ममालिक थे, ईरान था या अमेरिका, सिर्फ इजराइल था जो इससे खुश था, जो एक प्रोट्रैक्टेड वॉर चाहता था, क्योंकि उनको 30 साल के बाद ये मौका मिल रहा है बार बार ईरान पे अटैक करने का, क्योंकि वो बेशुमार बार वो कोशिश कर चुके थे पिछले सदूर के साथ, वो कामयाब नहीं हुई, अब आके कामयाब हुई। लेकिन इसमें खतरा ये था कि जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही थी तो इसमें फिर वो जो है जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन होना था वो इतना अनकंट्रोल्ड, अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक हो सकता था कि फिर वो सबके हाथ से वो जो है बात निकली, इवन इजराइल के भी हाथ से बात सकती थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है अभी, ये जो इस वक्त एक पॉज आया है, सीज फायर हुआ है, ये तो बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर आप गजा में देखें तो सिचुएशन में भी जब पहले सीज फायर हुआ था उसके बाद फिर नेगोशिएशंस हुई तो एक रास्ता निकला। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखें सीज फायर हुई थी तो फिर बाकी रास्ता निकला। तो ये जरूरी होता है, मैं समझता हूँ। हाँ, अब बाकी जो मुज़ाकरात हैं वो कैसे होंगे, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होंगे। अभी भी पोजीशंस में डायमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशंस हैं, बहुत ही ज्यादा फर्क है दोनों पोजीशंस में। ईरान की जो डिमांड्स हैं, जिस तरह वो चाहते हैं कि यहाँ से आप ये मिलिट्री बेसिस भी उड़ा लें, ये जो हॉर्मस का खासी हद तक कंट्रोल उनको मिल जाए, रिपरेशंस मिलें, जो है इसी तरह उनको गारंटीज मिलें। अच्छा, कुछ तो ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर मान ली जाएंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं जो मुश्किल होगा। इसी तरह अमेरिका की तरफ से देखें उनकी जो कोर डिमांड्स हैं, उसमें न्यूक्लियर इशू है, वो तो अभी हल होना है। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है उसके बारे में। फिर उनके ज़ाहिर मिसाइल्स में उनके जो कंसर्न्स हैं, प्रॉक्सीज के बारे में, अब 15 पॉइंट्स हैं उनके पूरे।
तो वो जाहिर है कि, लेकिन जो अच्छी चीज है एक फ्रेमवर्क आपस में एग्री हो गया है। अच्छा जौहर साहब, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो अगलों ने 15 अपने पॉइंट्स दिए हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कितने ऐसे हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं? ठीक है, मैं समझता हूँ जो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से जो नॉन नेगोशिएबल होगा वो प्राइमरीली वो जो न्यूक्लियर पॉइंट का जो इशू है वो नॉन नेगोशिएबल होगा। और ईरान भी नॉन नेगोशिएबल कहता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। हाँ, कि वो चाहते हैं कि ईरान वो कम से कम उससे JCPOA में जो एग्री हुआ था उससे थोड़ा सा और आ गया है, तो वो उनके लिए बहुत अहम होगा अमेरिका के लिए। बाकी मैं समझता हूँ बहुत से पॉइंट्स पे वो जो थोड़ा लचक दिखा सकते हैं, शायद नजर्स वाले पॉइंट पे भी लचक दिखाएं, प्रॉक्सीज वाले पॉइंट पे भी कुछ लचक दिखा सकते हैं। बाकी भी जो है फिर देखें वो कैरेट एंड स्टिक है ना जी, उनकी तरफ से फिर कैरेट्स भी तो हैं कि सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे, ईरान से दोबारा से इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमेरिका शुरू करेगा, ईरान जो है ग्लोबल जो इस वक्त जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें वापस उस लूप में पूरी तरह से आएगा। अब देखिए वो अगर होता है तो मैं समझता हूँ ईरान के लिए वो बहुत ही अहम है। एक ऐसा मुल्क जिसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दुनिया में शायद सबसे ज्यादा है, बिकॉज सऊदी अरब के पास तो सिर्फ तेल है, ईरान के पास तो तेल भी है और गैस भी है, दोनों ही के ज़खायर दुनिया में ज्यादा जो जारी बात है, with business comes power से they were able to survive इतनी sanctions के बावजूद। थैंक यू सो मच जौहर साहब, थैंक यू सर, हमें ज्वाइन करने और अपना कीमती एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। भाई अबाउट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ग्रेटर इजराइल की बात की जाती थी ना, पहले सिर्फ उसको सिर्फ वो बहुत इजी लिया जाता था, वो एक्चुअली करते हुए जा रहे हैं और उसके अंदर जो उनका बड़ा प्लान है उसमें सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा भी शामिल है, उसमें इजिप्ट भी शामिल है, उसके अंदर जो दीगर ममालिक है वो भी शामिल है। तो लेट्स सी कि क्या बनता है ग्रेटर इजराइल का एंड इन टॉक्स का, और पाकिस्तान के लिए एक मॉरल विन है, अखलाकी जीत हम कह सकते हैं, वो हमें लेनी चाहिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, वक्त ख़त्म हो चुका है हमारे शो का, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।